नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ री एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज चला रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये एमसीक्यूज एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए भी एमसीक्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि जब एमसीक्यू आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका फैक्ट और कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। इसमें देखिए अभी तक हम लोगों ने 30 एमसीक्यू कर लिए हैं। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको भी देख लीजिए और आगे भी सीरीज और चैनल को अच्छे से फॉलो करिए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है आपका देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे, देहरादून में। ये क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये बना कब था? ये बना है 1981 में। ठीक है, एक एडिशनल फैक्ट आपको मिल गया। कब बना है? 1981 में। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आता है, पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण आता है। अब इसका काम क्या? इसका काम है कि हमारे देश में जितने भी वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर को सर्वे करना। ठीक, उसका डेटा बताना किसको? मंत्रालय को बताना, ताकि वो उस हिसाब से प्लानिंग कर पाए। देखिए, हर काम सिस्टम के हिसाब से ही होता है, इसीलिए क्या बनाया गया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को भी बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हेली नेशनल पार्क, द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, देखिए जो हेली नेशनल पार्क है ना, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक, अब ये देखिए ये बना कब है? ये अंग्रेजों के समय में इस नेशनल पार्क की स्थापना हो गई थी। और किस वर्ष हुई थी? ये हुई आपके 1936, 1936 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिम कॉर्बेट आता कहाँ पे इस समय पे? प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये है आपके उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य में भी जो नैनीताल आपका डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मतलब हेली नेशनल पार्क पड़ेगा। ठीक, अब इसका हेली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1936 में क्या था? देखिए उस समय पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। वैसे उत्तराखंड को हमने उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ है। ठीक है, लेकिन 1936 में दोनों भी एक ही राज्य थे और उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। उस राज्य का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस, अंग्रेजों के जमाने में। ठीक, और उस समय पे जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसके गवर्नर कौन थे? उसके गवर्नर का नाम था हेली। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर का नाम था हेली। और क्योंकि नैनीताल उस समय पे यूनाइटेड प्रोविंस में ही आ रहा था, वो इसी का हिस्सा था पूरा उत्तराखंड, तो इसीलिए इसका नेशनल पार्क का नाम भी किसके ऊपर पड़ा? हेली के ऊपर ही पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया? इन विच ईयर हेली नेशनल पार्क वॉज रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? अभी मैंने आपको बताया शुरू में नाम हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद में इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी भी जिम कॉर्बेट, और ये आपका नाम चेंज हुआ है 1957 में, 1957 में। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क? ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपके भारत में कब लॉन्च हुआ है? वो हुआ 1973, 1973 में। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका, वो लाया क्यों गया था क्या ना, जो टाइगर की जनसंख्या थी हमारे देश में, पॉपुलेशन, वो धीमे बहुत तेजी से क्या घटती जा रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए एक प्रचलन था, जितने भी राजा महाराजा होते थे उनका एक बहुत बड़ा शौक होता था कि क्या करना है? बाघ का शिकार करना है, टाइगर का शिकार करना है। ठीक है, तो टाइगर का शिकार हंटिंग की वजह से, और ये लोग जहां रहते जंगलों में, जंगल वगैरह भी काटे जा रहे थे, तो इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो काफी घट रही थी। जैसा आपको पता है, अगर आप चाहते हैं पर्यावरण सही से रहे, इकोसिस्टम सही से बना रहे, तो हर जितनी भी स्पीशी है, ठीक है, सबकी जनसंख्या सही से रहनी चाहिए। ठीक, ये चीज होती है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ताकि हम क्या कर सके? टाइगर के लिए, टाइगर जहां पे रह रहे उसकी रक्षा कर सके। वहां पर जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, जैसे लोग पेड़ काटने जा रहे, शिकार करने, उस पर पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? बैन होना चाहिए। 1973 में लाया गया था। और सबसे पहला किस नेशनल पार्क में इसे लॉन्च करा गया था? वो भी कौन सा था? आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, और कब लॉन्च करा गया? वो करा गया आपके 1973 में।
तो इसको लॉन्च कब, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना है, कब लॉन्च हुआ है, वो हुआ 1973 में। और सबसे पहले कौन से नेशनल पार्क में हुआ था, वो जिम कॉर्बेट में, और वो भी कौन सा साल था, 1973। ठीक है, चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, सेकेंड, आगे देखते हैं। अब बोला जा रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। ठीक, अब देखिए है क्या ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बनी है आपकी 2005 में। ठीक है, कब बनी है ये, 2005 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ए, 2005, दिसंबर 2005 में बनी है। अब ये क्यों बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में क्या था, नेशनल पार्क में एक चीज और बना दी गई थी, टाइगर रिजर्व। ठीक है, जहां पे टाइगर जो रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब जो आपका ये बना है ना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये इसीलिए बना है ताकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका वो और अच्छे से क्या हो पाए, उसका मैनेजमेंट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं क्या है। द पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन डैश रेंज। पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है। ठीक है, पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपकी जस्कर रेंज में। ठीक है, जास्कर रेंज में आता है। जास्कर कहाँ पड़ता है, ये है आपके लद्दाख में। कहाँ पे आता है, लद्दाख में आता है। तो ये ग्लेशियर से लेके क्वेश्चन काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। क्या नाम है, फिर से समझ लीजिए, पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर जास्कर रेंज में। आगे देखते हैं क्या है। बक्सवाहा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक, बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए बक्सवाहा जो है, पहली बात तो ये एक विलेज, एक गांव है, और गांव है कौन से जिले में, ये आता है छतरपुर जिला है आपका, कौन से राज्य में, ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, बक्सवाहा डायमंड। ठीक है, बक्सवाहा आपकी समझिए एक गांव है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ साल पहले क्या था, एक हमें क्या मिल गई, ऐसा पता लग गया कि यहाँ पे डायमंड है, हीरा है। ठीक है, अब हीरा निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक, अब इस वजह से क्या हुआ, जो गांव वाले थे, माइनिंग का एक बार फिर से समझ लीजिए, माइनिंग का प्रोजेक्ट भी दे दिया गया एक कंपनी को, लेकिन माइनिंग में होता क्या है, पर्यावरण एनवायरमेंट का काफी नुकसान होता है। तो उसमें यही बोला जा रहा था, जिस गांव में ये माइनिंग होनी थी वहां पे पेड़ भी बहुत सारे कटेंगे, करीब एक आंकड़ा था कि 2 लाख पेड़ के आसपास काटने पड़ेंगे। तो लोगों का, जो गांव वाले थे, उनका काफी प्रेशर बना, क्योंकि इससे एनवायरमेंट का नुकसान था। साथ ही साथ ये आपका आता कहाँ पे, इसका ऑप्शन भी समझ लीजिए, करेक्ट आंसर वो है आपका बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड जो रीजन है आपका क्षेत्र, ये आपके उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं इसमें, और मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज इसका और नुकसान था जिस वजह से रुका हुआ है, क्योंकि जो भी डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट होता है ना, हीरा खनन मतलब हीरा निकालने के लिए जो भी आपका सिस्टम पूरा प्रोसीजर होगा, उसमें पानी की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती, पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक, और हम लोग को ये पता, बुंदेलखंड रीजन में वैसे ही पानी की बहुत समस्या है, वहां पे ड्रॉट अकाल पड़ा रहता है, बारिश वहां वैसे ही कम होती है। ठीक है, और कृषि की वहां बहुत सारी समस्या है। तो इसी वजह से क्या, लोगों का काफी ज्यादा प्रेशर था कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो यहाँ पे बुंदेलखंड का जो पर्यावरण एनवायरमेंट है उसको काफी नुकसान पहुंचेगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। कुल मिला के इतना ध्यान रखिए कि जो आपका एक कोई डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, हीरा खनन परियोजना, वो कहाँ पे, बक्सवाहा में, कौन से जिले में, छतरपुर, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में आता है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबी वैली सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ट्राई जंक्शन। चुंबी घाटी ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है, किसके, मतलब ठीक है, किस 3 देशों के कोने में ये है आपकी चुंबी वैली। तो ये है आपके 3 देश, कौन से, एक है आपका इंडिया, फिर भूटान, ठीक है, और तीसरा है आपका चाइना। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला हो गया करेक्ट। अब इसकी कहानी भी एक बार समझ लीजिए। जो चुंबी वैली, ये पूरी तरीके से आता है तिब्बत में, मतलब तिब्बत, अब तिब्बत किसके पास है, चाइना के पास है, चाइना ही से कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो रीजन है ना, जुड़ा हुआ है, मतलब ये इंडिया से भी जुड़ा है, भूटान से भी जुड़ा है, चाइना से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब बॉर्डर लगता है। अब यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए कुछ साल पहले 2017 में आपको पता होगा एक डोकलाम का इशू हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो डोकलाम का जो रिलेशन है वो चुंबी वैली के साथ भी है, वो इसलिए क्योंकि डोकलाम जो है वो आपका कहाँ पे आता है, भूटान में। अब चाइना कह रहा था कि डोकलाम हमारा है, भूटान कह रहा था नहीं हमारा है। तो इंडिया उतारा है किसकी सहायता में, भूटान की सहायता में, कि नहीं हम आपकी तरफ से लड़ेंगे चाइना से। चाइना डोकलाम इसलिए कब्जाना चाहता था क्योंकि अगर चाइना ने डोकलाम कब्जा लिया तो वहां से चुंबी वैली एकदम बगल में है, और चुंबी वैली जिसके पास होगी, मतलब अगर डोकलाम का जो रास्ता था ना चुंबी वैली जाने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर इन्होंने डोकलाम ले लेते चाइना, तो चुंबी वैली भी आसानी से पहुंच जाते। और चुंबी वैली आसानी से पहुंचने का मतलब था वहां हथियार पहुंच जाना, और चुंबी वैली से आप
जो हमारे भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर नजर रख सकते हो। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा आप ये समझिए खतरा था, इस वजह से भारत ने भूटान का साथ दिया था डोकलाम इशू पे, ठीक है, ये चीज भी ध्यान। आगे देखते हैं क्या है। लमखागा पास कनेक्ट्स, लमखागा दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है। तो जो लमखागा दर्रा है ना, ये पासेस और दर्रे से लेके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये जोड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को, बी वाला, उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपका जो पास होता है वो होता क्या है, ठीक। अब ये समझिए अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है तो आपके समझिए पहाड़ तो ऐसा है ना पूरा, ठीक है, तो कैसे जाओगे, तो बहुत मुश्किल होता है। दर्रा होता है वहां पे एक नेचुरली क्या एक आपको रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा सकते हो। अब आजकल क्या है, आजकल तो जो पासेस वगैरह हैं यहाँ पे तो हम लोगों ने रोड भी बना दिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, रोड भी बनी हुई है, इसलिए आप लोग को इतना समझ में नहीं आता है कि एक आप किसी दर्रे पे हो या पास पे हो। कभी लद्दाख जाइए तो लद्दाख पे जो आपने देखा होगा ना कि मोटरसाइकिल चल रही है, रोडें बहुत बढ़िया, अगल बगल पहाड़ है, वो एक पास ही है दर्रा, वहीं पे रोड बनी हुई है। और दर्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए पास से ही काफी लोग जो है भारत में आते हैं। प्राचीन काल पे अगर हम बात करें, जो अलेक्सेंडर था वो भी भारत में कैसे आया था, खैबर पास से आया। इससे खैबर पास से, खैबर पास कहाँ पे है, इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। खैबर पास से आया था, आपका आया था कौन, अलेक्जेंडर आया था। तो ये चीज ध्यान रखनी हो, जितने भी आक्रमण होते थे ना वो दर्रों से पासेस से ही होते थे, जो आपके उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। तो ये आपका लमखागा पास का हिमाचल प्रदेश कनेक्ट करता है किससे, उत्तराखंड से। आगे देखते हैं आगे क्या है। लाहौल और स्पीति घाटी किस हिमालयी श्रेणी के रेन शैडो एरिया में स्थित है। लाहौल एंड स्पीति वैली लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। अब देखिए जो लाहौल और स्पीति घाटी ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में, पहली चीज तो कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश। अब है कि दोनों जो आपका लाहौल और स्पीति ना, ये एक डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब क्या हो गया, डेजर्ट सिर्फ ये नहीं होता जहां पे आपकी रेत दिख रही है, गर्म वाला डेजर्ट। पहली चीज तो ये बहुत ठंडे रहते हैं। डेजर्ट ठंडी जगहों पे भी हो सकता है, जैसे लद्दाख है ना, वो भी एक डेजर्ट है। क्यों, डेजर्ट की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, जहां पे जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, जो पेड़ पौधे है ना, वो एकदम ना के बराबर है। तो वो चीज यहाँ पर भी है, तो इसीलिए एक डेजर्ट भी है। एंटार्क्टिका आप जानते होंगे, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, वो भी एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो एंटार्क्टिका है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गर्म डेजर्ट है वो आपका सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका में है। खैर क्वेश्चन में आते हैं, तो लाहौल और स्पीति वैली कौन से रेंज शेडो एरिया में आते हैं, वो आए आपके पीर पंजल के। जल का सम स्प्रिंट है ये आपका पीर पंजल, ठीक है। पीर पंजाल रेंज के रेंज शेडो एरिया में पड़ते हैं। रेंज शेडो एरिया का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, इधर से आपके बादल आ रहे तो वो सारी बारिश जो यहाँ कर देंगे, यहाँ पर जो है बारिश होगी नहीं, इधर कोई भी बारिश नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे क्या सूखा पड़ा होगा, एक डेजर्ट वाला एरिया बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, आपको ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए अब जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग डे वाइज सीरीज करते रहेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए भी एक डे वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज देख रहे हैं, ठीक है। अब जितना भी क्वेश्चन है उसका रिलेटेड जितना भी फैक्ट है, कंसेप्ट है, मैं आपको सब समझा देता हूँ। तो जब तक एग्जाम नहीं होता अगर आप सीरीज फॉलो करेंगे तो आपका पेपर कट ऑफ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, नमस्कार।